सर कुछ पॉइंट्स सर फेवर में हो सकते हैं सर, और कुछ फेवर में ना हो। क्या क्या समझ नहीं आई? सर दोनों ओपिनियन एक ही रिपोर्ट में दे सकते हैं? नहीं, एक रिपोर्ट में आप एक ही ओपिनियन दोगे, आइदर कंपनी की फेवर में आइदर कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन एक ही दोगे। एक रिपोर्ट में दो ओपिनियन नहीं हो सकती। ये फाइनल में जाके पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट में दो ओपिनियन भी हो सकती हैं, अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया? ऑडिट रिपोर्ट में एक ही ओपिनियन होगी, वो कोई और रिपोर्ट होती है, ऑडिट नहीं होती वो, वहाँ पे दो ओपिनियन होती है। ठीक हो गया? सो कुछ बातें हमने कर ली चैप्टर 1 की, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की, वॉक थ्रू टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट का भी हमने आगे चल के पढ़ना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, 3 चैप्टर हैं हमारे पास, डिटेल हमने पढ़नी है उनकी। और हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में ऑडिट रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स कवर की कि कितनी टाइप्स हैं। चैप्टर 12 है वो हमारा, जो हमने बाद में डिटेल में कवर करना है। अभी हमने हमें थोड़ा सा नॉलेज लिया ताकि हमें पता हो क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। ठीक हो गया? सो मूव होते हैं चैप्टर 1 में ही आगे। चैप्टर 1 हमारा, उसको हमने कुछ 2 पेजेस कवर किए, बाकी आगे उससे चीज़ें देखते हैं। सो एक टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, ऑडिट वर्सेस नॉन ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब हमने देखा था कुछ 2 दिन पहले। ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट का मतलब क्या है? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ठीक हो गया? ये क्या है? ऑडिट। एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करती है। एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करती है, जिसे नाम दिया जाता है नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स का। इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। सपोज एक कंपनी का अकाउंटेंट था, जो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह बना रहा था, वो अचानक मर गया, पागल हो गया या भाग गया। तो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाने क्या करेगी? हमारे पास आएगी, फर्म के पास, यार ये प्लीज़ मेरे अकाउंट्स बना दो। हम कहेंगे हम तो बैठे ही इसलिए, हमारा काम ही यही है, लेकिन इतने पैसे चार्ज करेंगे। कंपनी की मजबूरी कहेगी हाँ ठीक है ले लो। तो हमने पैसे चार्ज किए, अकाउंट्स बना के दे दिए, क्या ये हमने ऑडिट किया? नो, अकाउंटेंसी वर्क नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। एक कंपनी ने हमें कहा यार टैक्स गवर्नमेंट बड़ा तंग कर रही है, BR नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, मुझे टैक्स रिटर्न बनवानी है और मुझे पता ही नहीं टैक्स के रूल्स लॉज क्या हैं। हम इसीलिए तो बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे? टैक्स रिटर्न बना के देंगे, पैसे चार्ज करेंगे। क्या ये ऑडिट है? नो, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। ठीक होगी? एक कंपनी गई बैंक के पास, जी मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा आए बैठे, हमारा तो काम ही यही है, चाय पियेंगे। उसने कहा हाँ पिला दे यार। नहीं जी, चाय आ गई। बैंक वाले ने कहा यार हमारा काम है लोन देना, लेकिन मैं ऐसे मुंह उठा के किसी को लोन नहीं दे देते। क्यों? वापस भी तो लेना होता है, और आपको कितना लोन देना चाहिए हमें अभी ये भी नहीं पता। तो आप प्लीज़ हमें अपनी औकात दिखाएं, जिसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको लोन देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो आप इस तरह करो, हमें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे दो, जिसमें हम देखेंगे आपके कितने इनफ्लोज़ हैं, कितने आउटफ्लोज़ हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप वाकई ही कोई अच्छी औकात रखते हो, और फिर डिसाइड करेंगे कितना लोन देना चाहिए। उसने कहा सर ये कोई बात की आपने? गया जाके अपने अकाउंटेंट को कहा चल भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दे। उसने दे दी, लेके बैंक के पास आ गया, ये लें कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगते हैं आप। बैंक ने कहा मैं कैसे एतबार कर लूँ ये? ठीक है, आप इस तरह करो, मुझे इसके ऊपर किसी से ओपिनियन लेके दो।
कंपनी का मैनेजर हमारे पास आके यार ये बैंक लोन लेने के लिए ओपिनियन चाहिए इसके ऊपर, हम क्या आंखें बंद करके उसके ऊपर सर्टिफाई कर देंगे? नहीं, हम कंपनी में जाएंगे, वहाँ से उसके अकाउंट्स देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे कि वाकई इतने इनफ्लोज़, वाकई ही इतने आउटफ्लोज़ हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। ये क्या किया हमने? ऑडिट किया। कहते हैं ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 5 कंपोनेंट्स का सेट। क्या थे 5 कंपोनेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। इन 5 कंपोनेंट्स के सेट के ऊपर जब हम ओपिनियन देंगे तो वो ऑडिट है। इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम ओपिनियन देने जा रहे हैं तो वो ऑडिट नहीं है, वो क्या है? नॉन ऑडिट स्टेटमेंट। ये 5 कंपोनेंट का सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द कंप्लीट ईयर। यही सेट अगर कोई 6 माह का बना हुआ है और उसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, जिसे इंटरम अकाउंट्स का नाम दिया जाता है, तो वो भी ऑडिट नहीं है। क्या है? नॉन ऑडिटिंग स्टेटमेंट्स। ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन 5 कंपोनेंट्स का सेट प्रिपेयर्ड फॉर द कंप्लीट ईयर के ऊपर ओपिनियन देना। उसमें से किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं या हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑडिट नहीं, क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। तो जो बैंक को कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं वो ऑडिट नहीं, क्या है? नॉन ऑडिट। ठीक हो गया। इस तरह से एक इन्वेस्टर कंपनी के पास आया, यार पैसे बड़े हैं मेरे पास, इन्वेस्टमेंट करता हूँ आपकी कंपनी में। कंपनी कहा हाँ जी, हम तो बैठे ही इसलिए हैं, बड़ा नेक शुगुन होगा हमारे लिए अगर आप जैसे इन्वेस्टर हमारे पास आएंगे, हमें तो 4 चांद लग जाएंगे। इन्वेस्टर ने कहा ठीक है यार, मुझे आपका करंट और पास तो नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मुझे अपना फ्यूचर दिखाओ। फ्यूचर क्या है? क्यों, कोरोना शरोना चल रहा है तो ज़रा मुझे अपना फ्यूचर भी दिखाओ ना, मैं देखूं फ्यूचर सिक्योर है तो फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कंपनी का जी ये कोई बात की आपने, अभी आपको दिखाते हैं। कंपनी ने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ी, पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ी, देखा पिछले 5 सालों में सेल का क्या ट्रेंड है, वो परसेंटेज निकाली, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर की अगले साल की सेल इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल का ट्रेंड निकाला, करंट पे इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ सेल जीपी इतना होगा। एक्सपेंसेस का ट्रेंड निकाला, करंट पे इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर के एक्सपेंसेस प्रॉफिट ये होंगे, ये लें जी हमारा फ्यूचर। इन्वेस्टर ने पकड़ा और लेके हमारे पास आ गया फर्म में, यार ये ज़रा चेक करके एक ओपिनियन तो दो। हमने कहा हम ओपिनियन देंगे लेकिन इसके लिए हमें कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेंगे, उसके लिए हमें उस कंपनी से परमिशन ले दो कि हम जाके चेक कर सकें रिकॉर्ड को। इन्वेस्टर ने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है। हम गए, हमने वहाँ पे जाके थोड़ा सा उनका ट्रेंड शेंड चेक किए, कैलकुलेशन चेक की, कैश फ्लो के ऊपर फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन दे दी। क्या ये हमने ऑडिट किया? नो, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं बैंक को तो ये भी नॉन ऑडिट है। फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर को ओपिनियन दे रहे हैं तो ये भी नॉन ऑडिट है। कोई अकाउंटेंसी वर्क परफॉर्म करके दे रहे हैं तो ये भी नॉन ऑडिट है। कोई टैक्सेशन वर्क परफॉर्म करके दे रहे हैं तो ये भी क्या है? नॉन ऑडिट है। एक कंपनी अपना एसेट कंस्ट्रक्ट कर रही थी तो उन्होंने कहा यार एसेट तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, तो आप हमारी हेल्प कर देंगे? हमने कहा हाँ हेल्प करेंगे लेकिन पैसे चार्ज करेंगे। क्यों? हमने नॉलेज फ्री में नहीं लिया, हमने तो क्लासेस भी पैसे पे करके पढ़ के लिया नॉलेज, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पैसा कमाने के लिए बने हैं। कंपनी का ठीक है यार पैसे ले लें लेकिन हमें बता दो कितनी वैल्यू लिखें। हम गए, हमने देखा भाई दिखाओ क्या क्या कॉस्ट हैं। अच्छा अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन ये कॉस्ट हैं, ये कैपिटलाइज कर दो, ये कंप्लीशन डेट के बाद वाली हैं इनको एक्सपेंस आउट कर दो। अच्छा ये एसेट है, इसकी लाइफ, चलो एक एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लेते हैं। एक एक्सपर्ट ने बताया जी ये 20 साल चलेगा। अच्छा चलो इसको 20 साल पे डेप्रिशिएट करके इतनी अमाउंट डेप्रिसिएशन की माइनस कर दो और इतनी कैरिंग वैल्यू बैलेंस शीट में लिख दो। पैसे चार्ज करके हम वापस आ गए। क्या हमने ये ऑडिट किया? नहीं, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। सो एक ऑडिटर ऑडिट के अलावा भी कुछ काम करता है। वो जो ऑडिट के अलावा कुछ काम करता है वो क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और ये अलाउड हैं, डिसअलाउड नहीं है। ठीक हो गया। सो ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और ऑडिट कौन करेगा?
ओनली ऑडिटर, ऑडिट कौन करेगा? ओनली ऑडिटर। और पाकिस्तान में वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन आई कैप मेंबर। कैसे बनोगे? 21 पर्चे सीए के पास करके, उसके बाद 3.5 साल के रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कंप्लीट करके आप क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन ऑडिटर मीन आपको एक साइनिंग अथॉरिटी दी जाएगी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। क्या कह रहा है? एक अकाउंटेंट जो है वो रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप क्या बनने जा रहे हो? काम क्या करोगे? वही जो अकाउंटेंट करते हैं। तो आप में और अकाउंटेंट में डिफरेंस क्या हुआ? अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिफरेंस क्या है? अकाउंटेंट क्या है? जिसके पास अकाउंटेंसी का सारा नॉलेज है, ऑडिट का भी सारा नॉलेज है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट में डिफरेंस क्या है? ये जो चार्टर्ड का मतलब है ना, चार्टर्ड का मतलब है सर्टिफाइड। मीन जब आपके पास अकाउंटिंग का सारा नॉलेज है, स्टैंडर्ड्स का, ऑडिटिंग का सारा स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, और इस नॉलेज की बेस पर आपको कोई बॉडी एक सर्टिफिकेट दे देगी, तो आप क्या बन जाओगे? सर्टिफाइड अकाउंटेंट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके पास एक साइनिंग अथॉरिटी आ जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। ये बेसिकली चार्टर्ड जो है वो पुराने ज़मानों में अंग्रेज़ों के दौर से चलता आ रहा है कि अंग्रेज़ क्या किया करते थे? एक ऐसा बंदा जिसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सारा नॉलेज है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का सारा नॉलेज है, उसे रॉयल फैमिली एक सर्टिफिकेट दे देती थी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीन कोई भी कंपनी जो है इसको अकाउंटेंसी ऑडिट काम के लिए रख सकती है। क्यों? ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में। और वही चीज़ आई कैप ने अडॉप्ट कर ली। तो इन्होंने भी आपका नाम क्या रख दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीन जब आप कंप्लीट कर लोगे सीए तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, साइनिंग अथॉरिटी दे देंगे। सो पाकिस्तान में वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ऑडिट कौन करेगा? ओनली ऑडिटर, आई कैप मेंबर। जबकि नॉन ऑडिट इंगेजमेंट वो कहता है एक प्रैक्टिशनर भी परफॉर्म कर सकता है। कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट कौन है? कोई बी कॉमर है जिसको अकाउंट्स का काम आता है, ऑडिट का काम आता है, या कोई सीए स्टूडेंट है जिसने क्या किया हुआ है? कोई सीए इंटर किया हुआ है, आर्टिकल कंप्लीट किए हुए हैं, सीए फाइनल के 2 पर्चे पास किए हुए हैं, बाकी को पिछले 10 सालों से बेचारा लगा हुआ है, पास ही नहीं हो रहे। तो वो कौन है? अकाउंटेंट मीन प्रैक्टिशनर। तो नॉन ऑडिट इंगेजमेंट एक प्रैक्टिशनर मीन अकाउंटेंट भी परफॉर्म कर सकता है, जबकि ऑडिट के लिए ऑडिटर होना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा हमने जान लिया ऑडिट क्या है और ये नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स क्या हैं। इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। अब कहते हैं ऑडिट में हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। उस ओपिनियन में हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं अश्योरेंस, गारंटी प्रोवाइड नहीं करते। ऑडिट में हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। उस ओपिनियन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? अश्योरेंस, गारंटी नहीं। मीन अगर हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इसकी गारंटी नहीं हम दे रहे। क्या दे रहे हैं? अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। क्यों गारंटी नहीं देते हम 100% टेस्टिंग नहीं करते। सपोज कंपनी की 10,000 ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई हैं, तो हम उसमें से सपोज 1,000 को टेस्ट करके उसकी रिजल्ट्स की बेस पर एविडेंस लेके ओपिनियन दे देंगे। 100% हम टेस्टिंग ही नहीं करते, तो इसलिए हम गारंटी नहीं देते, अश्योरेंस देते हैं। 100% ट्रांजैक्शन 1 साल की चेक करने में शायद 3-4 साल लग जाएंगे। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हमने तो 3-4 माह में ऑडिट करना होता है। 100% टेस्ट करने में स्टाफ बड़ा चाहिए, उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो ऑडिट फ़ी हमें इतना अलाउ ही नहीं कर रही होती कि हम 100% टेस्टिंग कर सकें। इसलिए हम
सैंपल बेसिस पे वर्क करते हैं, तो इसलिए ऑडिट में भी हम ओपिनियन में अश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं देते। क्लियर होती है यहाँ बात। वो जो अश्योरेंस देते हैं वो होती है रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी? रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती। एब्सोल्यूट अश्योरेंस बोलते हैं 100% अश्योरेंस को, मीन नियर टू गारंटी। रीजनेबल बोलते हैं लेस देन 100%, सपोज 70 या 80% अश्योरेंस को। ऑडिट में हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन में एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी नहीं। जो एश्योरेंस देते हैं वो भी क्या होती है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट मीन 100% नहीं, लेस देन 100%। क्यों? हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस होते हैं वो होते हैं परसुएसिव इन नेचर, 100% कंक्लूसिव नहीं होते। परसुएसिव बोलते हैं कच्चे पक्के एविडेंस, कंक्लूसिव बोलते हैं पक्के पक्के एविडेंस। मीन हमने जो काम किया होता है सैंपल बेस्ड किया होता है, इसलिए हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वो कच्चे पक्के होते हैं, 100% मीन पक्के पक्के नहीं होते। तो इसलिए हम जो अश्योरेंस है वो भी 100% एब्सोल्यूट नहीं, क्या प्रोवाइड करते हैं? लेस देन 100% मीन रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये बात समझ आती है? ऑडिट में ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन में एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी नहीं। जो एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है? रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं। दूसरा वो कहता है कि ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल के साथ साथ होती है पॉजिटिव एश्योरेंस। कौन सी? पॉजिटिव एश्योरेंस। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बातें घुमा फिरा के नहीं कहते, हम सीधा कहते हैं ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। एक्सेप्ट फॉर भी देते हैं, तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है और इसमें क्या मसला है वो भी साथ बताते हैं, मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं। और चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसलिए इंश्योरेंस क्या है? पॉजिटिव है। सो ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं रीजनेबल होती है, मीन लेस देन 100%, 100% एब्सोल्यूट नहीं। पॉजिटिव होती है, मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा वो कहता है कि ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो होती है हाई लेवल एश्योरेंस। कौन सी? हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या है? कि हमारी एश्योरेंस किसी एक बंदे के लिए नहीं है, दो हमें अपॉइंट शेयर होल्डर ने किया, लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं है। हमारी इंश्योरेंस पर बेस करते हुए, ओपिनियन पर बेस करते हुए कंपनी के बाकी स्टेक होल्डर भी डिसीजन ले रहे होते हैं। तो किसी एक यूज़र के लिए नहीं है, फॉर मोर यूज़र है। और ये मोर यूज़र्स के लिए होना क्या है? हाई लेवल है। वो कर सकते हैं अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू, लेकिन नहीं किया हुआ तो फिर किसके लिए है? फॉर मोर यूज़र। क्या कह रहा है? ऑन जनरल। जब कहता है हाई लेवल का मतलब क्या है? कि हम जो ऑडिट एश्योरेंस दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं आफ्टर वर्क ऑफ एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, मीन बहुत सारा काम करके हम एश्योरेंस दे रहे होते हैं। कोई एक आध प्रोसीजर हमने परफॉर्म नहीं किया होता। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भी हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, प्लानिंग स्टेज पे हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, वॉक थ्रू टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फाइनल ऑडिट में दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। मीन को एक आध काम नहीं किया हमने, काफ़ी सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, मीन एक्सटेंसिव प्रोसीजर। उस एक्सटेंसिव प्रोसीजर में मेन क्या है? डिटेल्ड वर्क, मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके हम ओपिनियन दे रहे हैं, इसलिए इस ओपिनियन का लेवल क्या है? हाई है। सो ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं और ओपिनियन में क्या प्रोवाइड करते हैं? अश्योरेंस, गारंटी नहीं। जो अश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है? रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? ऑडिट एविडेंस हमारे पास कच्चे पक्के मीन परसुएसिव होते हैं, पक्के पक्के कंक्लूसिव नहीं होते। इसलिए
जो एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल के साथ होती है पॉजिटिव, मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है, और हाई लेवल होती है मीन फॉर मोर यूजर, और थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर हम एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है, रीजनेबल, पॉजिटिव, हाई लेवल। यहाँ तक बात समझ आती। अब बात करते हैं नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स में। नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स में हमें एश्योरेंस देने के लिए कहा जा सकता है, बैंक को दे रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, क्या ख्याल है, इन्वेस्टर को दे रहे हैं फोरकास्ट के ऊपर, तो कहा जा सकता है। अब वो कहता है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, ओपिनियन में एश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं, गारंटी नहीं। लेकिन जो एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो रीजनेबल भी नहीं, इससे थोड़ी और नीचे, जिसे नाम दिया जाएगा लिमिटेड एश्योरेंस का। लाइक ये है, अगर सपोज एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन 100%, तो उसके नीचे क्या होती है, सपोज 70 या 80% एश्योरेंस रीजनेबल, तो लिमिटेड क्या है, उससे भी कम एश्योरेंस है, सपोज 50 या 60% एश्योरेंस है। क्यों, थोड़ी देर में देखते हैं। ऑडिट में रीजनेबल मीन लेस देन 100%, नॉन ऑडिट में लिमिटेड, रीजनेबल से भी बिलो एश्योरेंस। क्यों, थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो होती है पॉजिटिव। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में जो हम एश्योरेंस देते हैं वो पॉजिटिव भी नहीं होती, वो क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्टली क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, खुल के बात की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनडायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नथिंग हैज come to our attention, nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give true and fair view. Nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give true and fair view. Nothing has come to our attention, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया, that causes us to believe, जिसकी बिना पर हम ये कह सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं हैं। हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं हैं। मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, लेकिन हम ऑडिट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों, थोड़ी देर में देखते हैं। सो ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में उससे भी नीचे लिमिटेड, ऑडिट में पॉजिटिव एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में नेगेटिव। अब वो कहता है ऑडिट में हम देते हैं हाई लेवल एश्योरेंस, तो नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स में हम देते हैं लो लेवल या मॉडरेट लेवल एश्योरेंस, लो लेवल या फिर मॉडरेट लेवल एश्योरेंस। अब इसका क्या मतलब है, हाई लेवल का मतलब क्या था कि फार मोर यूजर, किसी एक यूजर के लिए नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्टेक होल्डर के लिए। जबकि नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में हम जो एश्योरेंस देते हैं वो देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। कैश फ्लो के ऊपर अगर बैंक को दिए तो सिर्फ बैंक को दिए, किसी और के लिए नहीं। फोरकास्ट के ऊपर एक इन्वेस्टर को दिए तो सिर्फ उसी एक इन्वेस्टर के लिए दी है, किसी और को नहीं। इसलिए लेवल क्या है, लो है। लेकिन मेनली लेवल लो का मतलब क्या है कि हम ऑडिट की तरह एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं, नॉन ऑडिट में जो काम करते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स।
और वो लिमिटेड प्रोसीजर्स क्या हैं, कोई 3 तरह के हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मीन कोई डिटेल वर्क नहीं किया, सिर्फ ये 3 लिमिटेड से प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। ये प्रोसीजर क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? कंपेयर करना एक डाटा को दूसरे डाटा से, मीन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या किसी रिकॉर्ड के साथ। इंक्वायरी क्या है? मैनेजमेंट से बातें पूछना, किसी भी फिगर से, क्या ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, फ़ोन पे या फिर सामने बिठा के। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई तो नहीं भाई पेज पे लिख दो वाकई फिगर इतनी है। ऑडिट में क्या होता है? हम परफॉर्म करते हैं एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? डिटेल वर्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किसी एसेट को वेरीफाई करना है ना, तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे एसेट की अमाउंट कितनी है, फिर देखेंगे इसके अगेंस्ट कंपनी का रिकॉर्ड क्या है। इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड होता है एसेट रजिस्टर। वो देखते हैं कहाँ पे पड़ा है, किस ऑफिस में, चल के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके एसेट रजिस्टर को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे उसमें एसेट की क्या क्या इन आउट रिकॉर्ड है और वाकई फाइनल वैल्यू इतनी बनती है। एसेट कहाँ पे पड़ा है, उस जगह पे जाके एसेट को देखेंगे वाकई ही एग्जिस्ट भी करता है और जिस वैल्यू का लिखा हुआ है इसी वैल्यू वाला एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर हमें नहीं समझ आ रही इतनी वैल्यू है तो किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, यार चेक करके बता क्या वाकई इसकी इतनी वैल्यू बनती है। जी क्या है? डिटेल वर्क मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी आ रही है। कंपनी के स्टोर रूम में चल के जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे भाई इन्वेंट्री रजिस्टर सामने लाओ, उसमें देखेंगे क्या इन्वेंट्री की फाइनल वैल्यू इतनी बनती है, कितना इन आउट रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड के साथ मैच करेंगे। जो इन हुआ है परचेजेस के साथ साथ पेएबल कैश, जो आउट हुआ है सेल्स के साथ साथ रिसीवेबल और कैश भी, कि वाकई ही इन्वेंट्री इतनी है। और फिर स्टाफ को कहेंगे भाई हमारे सामने आओ, दिखाओ कहाँ पे ये इन्वेंट्री पड़ी है। वो कहते हैं जी फ़लाँ स्टोर में पड़ी है। चलो आओ हम चलते हैं, आप हमारे सामने काउंट करो और हम देखेंगे वाकई इतनी इन्वेंट्री पड़ी है। कंपनी कहती है नहीं जी, दिन में तो हम नहीं काउंट कर सकते। क्यों? बिज़नेस भी तो चलाना है, स्टॉक इन आउट होता रहता है। अच्छा, बिज़नेस बंद कब होता है? रात को 12 से सुबह 5। चलो रात से 12 से सुबह 5 हम काउंट करेंगे। आजा 12 बजे चल के जाएंगे, सुबह 5 बजे तक वहाँ पे रहेंगे, सारा स्टॉक चेक करेंगे वाकई इतना पड़ा है। ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन ऑडिट। इधर हम क्या करेंगे? एक जगह पे नवाब बन के यूं टांग पे टांग रख के बैठ जाएंगे और क्लाइंट को कहेंगे चलो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें भेज दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। अच्छा इस तरह करो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी भेज दो। सर वो तो नहीं आ सकते, उसकी फ़ोटो कापी करवा के भेज दो यार। उसकी फ़ोटो कापी आ गई, इन्वेंट्री रिकॉर्ड की फ़ोटो कापी को देख रहे हैं। अच्छा ये इन है, ये आउट है, जो बातें समझ आ रही हैं ठीक है, जो बात समझ नहीं आई साथ ही क्लाइंट को कॉल कर ली, यार ये आउट किस चीज़ का है जी? फ़लाँ चीज़ का। अच्छा चलो ठीक है। नहीं ये आउट किस चीज़ का है? फ़लाँ चीज़ का। नहीं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरह करो एक पेज पे साइन करके मुझे भिजवा दो कि वाकई अमाउंट इतनी है। उन्होंने जब फिगर लिखी हुई है तो वो साइन भी करके दे देंगे, मैंने रिप्रेजेंटेशन ले ली। कोई डिटेल वर्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं आप परफॉर्म कर रहे, कहीं चल के नहीं जा रहे, कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं कर रहे। क्लाइंट से पूछ लिया अच्छा भी आपने ये इन्वेंट्री ईयर एंड पे फिजिकल काउंट किया था? उन्होंने कहा हाँ जी किया था। अच्छा चलो ठीक है। मीन जब हम काम ही कम कर रहे हैं इसलिए जो एश्योरेंस देंगे वो हम क्या देंगे? इसी तरह ही देंगे ना कि हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है जितना को हमने किया उसे, कि हम ये कह सकें कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। क्या ख्याल है? ये 3 काम ऑडिट में भी करते हैं, लेकिन साथ इसके डिटेल वर्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और ये काम हम मेनली करते हैं प्लानिंग स्टेज पे। उसके बाद फिर हम डिटेल वर्क करके चेक करते हैं कि वाकई ये चीज़ ठीक है। लेकिन नॉन ऑडिट में हम क्या करते हैं? बस इतना सा काम, तो इसलिए जो एश्योरेंस देंगे वो क्या होगी? रीज़नेबल से भी छोटी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और उसका लेवल क्या होगा? लो लेवल होगा। तो हम तो कहेंगे हमने तो ओपिनियन इसलिए ये ऐसे इसलिए तो दी है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमने कहा ही नहीं था। हमारे तो नॉलेज में जितना कुछ था, नॉलेज में कैसे आया ये देखेंगे, हमने काम किया। तो इसलिए तो थोड़ी सी हमें बस सर्विस की इंश्योरेंस ले रहे हैं, इसके लिए पैसा अच्छा खासा हम चार्ज करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना पैसा वो देंगे ही नहीं हमें। नहीं हो सकता इसी पे मान जाए, थोड़ी बहुत इंश्योरेंस मिल रही है ना, कोई थोड़ी बहुत चेकिंग तो है ना, मतलब ये तो नहीं कि हमने बिल्कुल चेक किया ही नहीं कोई थोड़ा बहुत तो किया है ना। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट होता है, इसके किसी कंपोनेंट का ऑडिट नहीं, क्या होगा, नॉन एंगेजमेंट। करेंगे क्वेश्चन करेंगे, वेट एंड सी। सो क्या बात हमने की कि ऑडिट में हम जो अश्योरेंस देते हैं वो होती है रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? ड्यू टू परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस रादर देन कंक्लूसिव। पॉजिटिव होती है मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, और हाई लेवल होती है मीन फॉर मोर यूजर, और थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में जो हम इंश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है, लिमिटेड, नेगेटिव, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, और लो लेवल मीन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर एंड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर, दिस एंड दिस। एग्जामिनर कहता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनेबल, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड अश्योरेंस। तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अश्योरेंस मीन प्रोवाइडिंग 100% अश्योरेंस नियर टू गारंटी, एंड ऑडिटर नेवर एवर प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। नहीं प्रोवाइड करते हम किसी भी चीज़ में, कहीं भी तो नहीं करते। रीजनेबल अश्योरेंस मीन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस लेस देन 100%, एंड वी प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस इन ऑडिट ओनली due to persuasive nature of audit evidence rather than conclusive. And limited assurance means providing assurance below reasonable, and we provide limited assurance in non-audit engagement due to application of 3 limited procedures, this and this. Examiner कहते हैं no differentiate between positive and negative assurance. Positive assurance means directly expressing like financial statements give true and fair view, and we provide positive assurance in audit only. Negative assurance means providing assurance indirectly like nothing has come to our attention, blah blah blah, and we provide negative assurance in non-audit engagement due to application of 3 limited procedures, analytical, inquiry and written presentation. Examiner कहता है no differentiate between high level and low level assurance. So high level assurance means providing assurance for more user through application of extensive audit procedure, i.e. substantive procedure, and we provide high level assurance in audit only, while low level assurance means providing assurance for a particular user, and we provide low level assurance in non audit engagement due to application of 3 limited procedures, this and this. क्या ख्याल है? सो ऑडिट में जो एश्योरेंस देंगे वो होगी रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल। नॉन ऑडिट में जो एश्योरेंस देंगे वो होगी लिमिटेड, नेगेटिव और लो या मॉडरेट लेवल। ठीक हो गया? दिस मीन ऑडिट में भी हम एश्योरेंस देते हैं, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में भी एश्योरेंस देते हैं। दिस मीन ये जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट हैं कुछ ऐसी हैं जिनमें हम एश्योरेंस देते हैं, वो क्या हैं, कैश फ्लो के ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को नाम दिया जाता है रिव्यू इंगेजमेंट का। क्या नाम दिया जाता है? रिव्यू इंगेजमेंट का। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपिनियन दे रहे हैं तो वो ऑडिट है, हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो वो क्या है? रिव्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो वो क्या है? रिव्यू। नॉन ऑडिट के अंदर, हाँ नॉन ऑडिट के अंदर कुछ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी आती हैं। नॉन एश्योरेंस कौन सी हैं?
जिनमें हम ओपिनियन एश्योरेंस नहीं देते, और वो क्या है? अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज, या फिर एसेट वैल्यूएशन। क्या ख्याल है? हाँ, रिव्यू में एश्योरेंस देते हैं, लेकिन कौन सी? लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल। यहाँ तक बातें समझ आती हैं? आ जाए नोट्स में, आ जाए जो आज आपको दिए हैं। On page 4 of the notes, page 4 of the notes, मिलता है पेज 4? पेज नंबर 4 के ऊपर आप देखो तो आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। पहले उसने एश्योरेंस को डिफाइन करने की कोशिश की कि एश्योरेंस होती क्या है। पेपर का नाम भी हमारा क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ऑडिट को हमने डिफाइन कर लिया था, आज हम एश्योरेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। Assurance means confidence with which a practitioner expresses his conclusion। मीन एक कॉन्फिडेंस है जिसमें प्रैक्टिशनर, चाहे ऑडिटर है चाहे अकाउंटेंट है, अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है, मीन ओपिनियन दे रहा है। देयर आर टू लेवल्स ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एश्योरेंस क्लाइंट्स, i.e. रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस। क्या ख्याल है? लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? आल्सो कॉल्ड मॉडरेट लेवल और नेगेटिव एश्योरेंस। It is a moderate level of assurance which is expressed in negative forms of conclusion, i.e. nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। यही wording मिल गई हमें। This level of assurance is usually given in review of financial statement, audit नहीं, review of financial statement। वो कंपनीज जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी होता है ना, वो क्या करवाती हैं? ऑडिट। और वो कंपनी जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो अपनी तसल्ली के लिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बना रही हैं नहीं बना रही हैं, उसका क्या करवाती है? रिव्यू। और रिव्यू में चूँकि ऑडिटर ने काम ही कम करना है, तो पैसे भी क्या करेगा? कम चार्ज करेगा। और वो भी ऑडिट करवाएंगे जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो अच्छे खासे पैसे खर्चा बेयर करना पड़ेगा। किन के लिए ऑडिट कंपलसरी है, कहीं पे बात करेंगे 2 दिन बाद। ठीक हो गया? सो the level of assurance is usually given in review of financial statements or examination of forecast projection। Reasonable assurance, also called high level or positive assurance, it is a high level but not absolute, mean 100% नहीं है, उसे below है, which is expressed in positive form of conclusion, i.e. financial statements give true and fair view। This level of assurance is usually given in an audit of financial statement। Auditor is responsible to obtain reasonable assurance which is not a guarantee that financial statements are free from all misstatement। क्यों गारंटी क्यों नहीं देता? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते भाई, कच्चे पक्के होते हैं, पक्के पक्के नहीं होते भाई। क्या ख्याल है? And there may be some undetected misstatements even after audit due to inherent limitations of audit। मीन क्यों 100% assurance या गारंटी ऑडिटर नहीं देता? ड्यू टू सम इनहेरेंट limitations। वो इनहेरेंट limitations में एक लिमिटेशन है कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। एक इनहेरेंट लिमिटेशन ये भी है कि हमारे पास टाइम कम होता है, पैसा कम होता है, कॉस्ट उतनी हम बेयर नहीं करते। क्यों? ऑडिट फी थोड़ी सी मिली होती है। क्यों? 1 साल की ट्रांजैक्शन शायद चेक करने में 4 साल लग जाएंगे, तो इसलिए टाइम की वजह से, कॉस्ट की वजह से हम ज़्यादा चेकिंग नहीं करते, 100% टेस्टिंग नहीं करते, तो एश्योरेंस भी 100% नहीं देते भाई। क्या ख्याल है? एक और भी रीज़न है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ फिगर्स जजमेंट या एस्टीमेट की बेस पर लिखी जाती हैं, और वो जजमेंट एस्टीमेट होती है कंपनी की मैनेजमेंट की, जिसको हम 100% वेरीफाई नहीं कर सकते। एक एसेट को डेप्रिशिएट करना है 20% पे, ये किसकी जजमेंट है? मैनेजमेंट की। अब 20 साल अगर हम कंपनी के साथ नहीं, फिर तो शायद वेरीफाई हो सकता है वाकई 20 साल चला है, अदरवाइज़ क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि 20 साल ही चलेगा? नहीं। एक कंपनी ने सपोज कस्टमर को दी है वारंटी, तो एक स्टैंडर्ड है IAS 37, वो कहता है कि जब आपने कस्टमर को वारंटी दी है, दिस मीन आपको फ्यूचर में कोई वारंटी क्लेम आएंगे
जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे बैक करना पड़ सकता है कस्टमर को। क्या ख्याल है? और फ्यूचर का ये जो ख़र्चा अगर आपको आज पता चल गया तो आपने आज ही रिकॉर्ड करना है प्रूडेंस। तो क्या करना है आपने, उसके लिए वारंटी प्रोविजन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। मैंने वारंटी प्रोविजन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, लेकिन कितनी रिकॉर्ड करनी है ये कैसे पता चलेगा? एस्टीमेट, तुक्का। अब हमने उसे वेरीफाई करना है कि तुक्के वाली फिगर ठीक है यानी क्या सही वेरीफाई कर सकते हैं। वो तो वारंटी के लिए हम आएंगे तो पता चलेगा ना बाकी इतनी अमाउंट बनती थी। क्या ख्याल है? तो इस वजह से भी हम 100% इंश्योरेंस नहीं देते। क्यों? कुछ फिगर्स एस्टीमेट जजमेंट बेस्ड होती हैं जिनको 100% हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए 100% इंश्योरेंस भी नहीं देंगे। ठीक हो गया? फिर कहता है कि ऑडिटर का ये जो काम है ना, जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये भी थोड़े जजमेंटल होते हैं कि ठीक है अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमने काम करना होता है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस नहीं दे रहा, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, अपना तुक्का अप्लाई करना है। या सैंपल साइज़ कितना लेना है, वो क्या है, हमारी अपनी जजमेंट है। तो जजमेंट हमारी फॉल्टी भी हो सकती है। क्या ख्याल है? क्यों? जजमेंट अच्छी तब होगी जब एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा। अगर एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो हमारी अपनी जजमेंट भी फॉल्टी हो सकती है, और उसकी वजह से भी हम 100% इंश्योरेंस नहीं देते। तो नीचे हमारे एक टॉपिक मिल गया, वाई एब्सोल्यूट इंश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। मीन क्यों आप गारंटी या 100% इंश्योरेंस नहीं देते, जिसको हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का नाम भी देंगे। तो क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है? पहली लिमिटेशन क्या है? बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, ऑडिटर चेक ओनली या सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइम कॉस्ट की वजह से। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? फ्रॉड इन्वॉल्विंग कलूजन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स आर हार्डर टू डिटेक्ट। मीन नॉर्मली कंपनी में अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो मिलजुल के लोग कर रहे होते हैं, और फ्रॉड इस तरह से करते हैं कि पकड़ा ना जाए। और फ्रॉड को पकड़ने के लिए बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, और हमारे पास उतना ना तो टाइम होता है ना हम कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन उतनी कर सकते हैं। तो उस वजह से भी हम क्या करते हैं, 100% इंश्योरेंस नहीं देते। क्यों? कोई फ्रॉड भी हो सकता है जो हमसे ना पकड़ा गया हो। क्या ख्याल है? तीसरी रीज़न क्या है? सम अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व एस्टीमेट जजमेंट, वही वारंटी प्रोविजन डेप्रिसिएशन। चौथी रीज़न क्या है? मैनी ऑफ द टाइम ऑडिटर प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट विच कैन बी फॉल्टी। हमने अपनी भी जजमेंट अप्लाई करना थी जो गलत हो सकती है। पांचवी रीज़न क्या है? मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर, कि मैनेजमेंट ने ही कुछ बातें हमसे छुपाई हुई हैं, तो हमें तो फिर 100% एविडेंस मिले ही नहीं, और जब मिले ही नहीं तो क्या 100% एश्योरेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एंड ऑडिटर डज नॉट हैव स्पेसिफिक लीगल राइट पावर्स टू सर्च। मीन हम ऑडिटर हैं, पुलिसमैन तो है नहीं कि हर चीज़ चेकिंग करें। नहीं, हमें भी कुछ एथिक्स का ख्याल करना पड़ता है, कुछ बातें बहुत ज़्यादा डीप हम भी नहीं पूछ सकते। तो उस वजह से भी हम क्या करते हैं, 100% इंश्योरेंस नहीं देते। क्यों? 100% चेकिंग ही नहीं की होती हमने। और लास्टली जो हमारे बोर्ड पे लिखी हुई है कि ऑडिट एविडेंस हमारे पास होते हैं कच्चे पक्के मीन परसुएसिव, पक्के मीन कंक्लूसिव नहीं होते, तो इसलिए हम पक्की मीन 100% इंश्योरेंस नहीं देते। पास में एग्जामिनर 2 से 3 दफ़ा ये टेस्ट कर चुका है एश्योरेंस की दोनों टाइप्स मीन लेवल्स। और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है, या क्यों ऑडिटर 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, ऑडिटर गारंटी क्यों नहीं देता। तो ये 7 पॉइंट आपको रटा लगाने। टाइम कॉस्ट कंसंट्रेंट्स है, फ्रॉड कलूजन की वजह से होता है, एस्टीमेट फिगर्स होती हैं, ऑडिटर जजमेंट फॉल्टी हो सकती है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलती, पावर टू सर्च हमारे पास लीगल नहीं होती, और परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस रादर दैन कंक्लूसिव। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया जी? अश्योरेंस क्या है, अश्योरेंस की 2 टाइप्स, 2 लेवल्स, और क्यों हम 100% अश्योरेंस मीन एब्सोल्यूट अश्योरेंस या गारंटी नहीं देते, ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सिनेरियो नहीं कभी बना, रटाता रहा। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करके ख़त्म करते हैं। अश्योरेंस और उसकी टाइप्स हमने कवर कर ली। अब हम देखने जा रहे हैं अश्योरेंस इंगेजमेंट को। ऑडिट भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है।
रिव्यू भी एक एश्योरेंस इंगेजमेंट है। क्या ख्याल है? दोनों में एश्योरेंस देते हैं ना, ऑडिट में रीजनेबल पॉजिटिव हाई लेवल और रिव्यू में लिमिटेड नेगेटिव और लो लेवल। ठीक हो गया। तो एक एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब क्या है? कहते हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है? एन इंगेजमेंट, एक तो हमारी इंगेजमेंट होती है ना वो अंगूठी वाली, ठीक हो गया। हम जब ऑडिटर बनेंगे, हमारी फर्म होगी, तो हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसके साथ कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो हमारी उसके साथ क्या है? इंगेजमेंट। सो एन इंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, कौन? प्रैक्टिशनर, ऑडिटर या अकाउंटेंट, एक्सप्रेसिस a conclusion, an engagement in which a practitioner expresses a conclusion based on evidence about subject matter in which a practitioner expresses a conclusion based on evidence about subject matter through suitable criteria for the intended users। क्या खूबसूरत डेफिनेशन है। एन इंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर थ्रू सूटेबल क्राइटेरिया फॉर द इंटेंडेड यूज़र। मतलब क्या है? इसका मतलब समझने से पहले हमें कवर करना पड़ेंगे 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। कहते हैं जी एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के कोई 5 एलिमेंट्स होते हैं। क्या 5 एलिमेंट्स होते हैं? एक तो एश्योरेंस इंगेजमेंट में होता है जी नंबर 1 3 पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा इसमें होता है सब्जेक्ट मैटर। तीसरा इसमें होता है सूटेबल क्राइटेरिया। चौथा इसमें होता है एविडेंस। और पांचवा इसमें होता है रिटन रिपोर्ट। एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं कि इसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, मीन 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक प्रैक्टिशनर होता है, ऑडिटर या अकाउंटेंट जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एक इंटेंडेड यूज़र्स होते हैं, मीन यूज़र ऑफ रिपोर्ट जिसने हमसे रिपोर्ट लेनी है, शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है या बैंक है। और तीसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, मीन इसने चेक करना है, इनको चेक करना है इनके कहने पर, और रिपोर्ट इसे देनी है। ठीक हो गया। ऑडिट में ऑडिटर है, शेयर होल्डर है और कंपनी की मैनेजमेंट है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम ओपिनियन देते हैं। सब्जेक्ट मैटर कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोरकास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सूटेबल क्राइटेरिया हम चेकिंग करते हैं। सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स जिनके अकॉर्डिंगली हम चेकिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS के अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हैं, उसमें कोई टैक्स की फिगर्स हैं, टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली चेकिंग कर रहे हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हुए हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। सो 3 पार्टीज होती हैं, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ओपिनियन देते हैं और अकॉर्डिंग टू सूटेबल क्राइटेरिया वर्क परफॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं? हम एविडेंस लेते हैं। एविडेंस क्या होता है? जो भी हमने काम किया है उसका लिखे हुए वर्किंग पेपर्स। कहते हैं कि एक ऑडिटर को जो भी काम करना है ना,
उसे लिख लेना है अपने पास। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमने टाइम देखा, स्टाफ देखा, स्टाफ के अंदर स्किल नॉलेज देखा, ठीक था या नहीं था, ये सब कुछ हमने लिख लेना है। हमने प्लानिंग की, रिस्की एरियाज हाईलाइट किए, वो क्या क्या रिस्की एरियाज हमने हाईलाइट किए वो लिख लेने हैं। किस ऑडिट स्टाफ को हमने कौन कौन सा एरिया असाइन किया, क्या क्या काम दिया, वो सब कुछ हमने लिख लेना है। हमने कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, कैसे, किस पर्सन से आपने क्या इंफॉर्मेशन ली, उसने आगे से क्या बताया, सब कुछ लिख लेना है। कौन सी फाइल फोल्डर से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, सब कुछ लिख लेना है। कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया आपने कैसे, थ्रू वॉक थ्रू टेस्ट। सो वॉक थ्रू टेस्ट आपने कितनी ट्रांजैक्शन पे परफॉर्म किया, किस डेट टाइम पे परफॉर्म किया, किस बंदे ने परफॉर्म किया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले, सब कुछ आपने लिख लेना। आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए, कितनी ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया, टोटल कितनी थी, सैंपल साइज आपने कितना लिया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले, किसने परफॉर्म किया, किस डेट टाइम पे परफॉर्म किया, सब कुछ लिख लेना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए, कौन से स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, स्टैंडर्ड का रेफरेंस, कितनी ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया, क्या रिजल्ट्स निकले, किस डेट टाइम पे किस बंदे ने ये काम किया, सब कुछ आपको क्या करना है, लिख लेना है। मीन एक ऑडिटर को जो भी काम करना है उसको रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्ड को नाम दिया जाता है वर्किंग पेपर्स का, या इसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। क्यों ये प्रिपेयर करना है? आपने एक कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी, आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, कंपनी डूब गई। कंपनी के ऑनर ने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक थी, ऑडिटर ने हमारा नुकसान किया है, ये हमारे डैमेजेस पे करेगा। अब आप अपने आप को कैसे बचाओगे कि मेरी ओपिनियन ठीक थी? अपने ये वर्किंग पेपर ले जाओगे, देखोगे रास्कल ये देखो, ये मैंने काम किया, ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये रिजल्ट्स निकले, इसकी बेस पर मैंने ये ओपिनियन दी है। अब आप बता दो कैसे गलत है? ये नहीं है तो क्या आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। सो 3 पार्टीज़ हैं, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अकॉर्डिंग टू सूटेबल क्राइटेरिया आपने काम करना है, और क्या लेने हैं, एविडेंस की बेस पर आप जो है वो क्या कर रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, मीन वर्किंग पेपर की बेस पर, और एक रिटर्न रिपोर्ट होगी जहां पे आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर मिसिंग है तो वो इंगेजमेंट अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं होगी। लाइक अकाउंटेंसी का काम आपने किया तो क्या उसमें 3 पार्टीज़ हैं या 2 पार्टीज़ हैं? 2 पार्टीज़ हैं, कंपनी ने आपको कहा और आपने किया। क्या ख्याल है? ठीक है, माना सब्जेक्ट मैटर होगा, सूटेबल क्राइटेरिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपने अप्लाई किए होंगे, लेकिन क्या कुछ चीज़ें वेरीफाई की हैं आपने, एविडेंस लिए? नो। कोई ओपिनियन भी है उसमें? नहीं। अब डेफिनेशन में आए, क्या है, एक ऐसी इंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन मीन रिपोर्ट दे रहा है बेस्ड ऑन एविडेंस, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करके, किस चीज़ के ऊपर, अबाउट सब्जेक्ट मैटर थ्रू सूटेबल क्राइटेरिया, किसके लिए, फॉर द इंटेंडेड यूज़र। अब समझ आती? नोट्स में यही डेफिनेशन कोई डिफरेंट वर्डिंग के साथ लिखी हुई है, आप बेशक ये लर्न कर लो। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 5 नंबर के लिए ये 3 एलिमेंट्स भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं ये टॉपिक टेस्ट किए हुए, पिछली कुछ 4, 5, 6 अटैम्प्ट से तो नहीं टेस्ट हुए ये टॉपिक। दिस मीन इस चैप्टर की बाकी सारी बातें रिसेंट अटैम्प्ट में टेस्ट हो चुकी हैं, तब शायद एग्जामिनर को इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाते वक्त ये टॉपिक मिल जाए कि इतनी देर से मैंने टेस्ट नहीं किया, चलो ये टेस्ट करते हैं। उसमें इंश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स भी टेस्ट हो सकती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों गारंटी नहीं देता, क्या ख्याल है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, उसके 5 एलिमेंट्स क्या हैं।
सो पेज 3 और 4 हमने थोड़ा सा कवर किया। 3 में कुछ चीज़ें और हैं जो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक हो गया। कोशिश करें अगर आपने ऑडिट की क्लास के साथ जो खुद से पढ़ना है डेली बेसिस पे 2 घंटे क्लास के अलावा, उसका टाइम टेबल अगर अभी तक नहीं बनाया तो प्लीज़ आज से बना लें। ये चीज़ें जो लर्न करनी है, इनको लर्न करने के बाद ऑन वर्ड्स में एक दफ़ा लिख लेना है, और लिखने के ठीक 1 घंटे बाद आपको पता चलेगा भूल गई हैं। तो क्या करना है, अपना लिखा हुआ यूँ सिर्फ सामने लाना है, और समटाइम एक लाइन पढ़ने से बाकी सारा दिमाग में आ जाए, तो अच्छा ये था। अगर ये हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ लर्न करेंगे, कल फिर भूली होंगी, फिर इतना ही टाइम दोबारा लगेगा लर्न करने में। हाँ, ये लिखा हुआ अगर होगा हमारे सामने, तो इसको सामने लाते ही 2 मिनट में सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी। इसलिए पेपर में पढ़ पढ़ के नहीं, लिख लिख के पास करना है। ये पेपर पास करने के लिए हमें 300 घंटे देने हैं इसे इस सेमेस्टर में।